वेलकम डी स्टूडेंट। मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और अभी इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपने 12th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो अब इसके लिए अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से या इस लेसन से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, जब पढ़ाने के बाद कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए अपना जो 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके सामने स्क्रीन पे है यहाँ पे। हाँ, वैसे मैं बता देता हूँ जी, लॉकडाउन की वजह से आपका जो सिलेबस है वो कम हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट में से अपना जो कह सकते हैं जो फर्स्ट एक लेसन है वो कट गया था, थर्ड लेसन। ठीक है ना, धर्म। तो वो हट गया था। इसके बाद अपनी सेकंड जो यूनिट है, सेकंड यूनिट में जो चैप्टर थे वह चार चैप्टर थे, चारों चैप्टर पढ़े। और थर्ड यूनिट जिसमें मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद, ये जो विचारधाराएँ थी, जो थर्ड यूनिट था वो पूरा का पूरा आउट है, यानी वो आपके बार आपके सिलेबस में नहीं है। कोरोना की वजह से आपका सिलेबस है वो कम किया गया है। तो नेक्स्ट अब हमारा जो यूनिट है वो है 4 यूनिट, और 4 यूनिट का फर्स्ट लेसन है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वो यहाँ पे है भारतीय राजनीति की उभरते आयाम। आयाम में हम यहाँ पे पढ़ेंगे नियोजन और विकास नीति आयोग। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग का यहाँ पे किस तरह से संबंध है, आपको इस लेसन में तो समझना है कि जैसे प्लानिंग का मतलब होता है, जैसे कोई हम योजना करते हैं, जैसे हमें एक पहले से प्लानिंग बनानी होती है तभी कोई काम सफल होता है। हर कोई कहता है कि प्लानिंग होना ज़रूरी है। तो प्लानिंग की वजह का मतलब ये है, जैसे कि अपने 12th को अगर लेकर हम चलना है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है, तो इसके लिए हम पहले से टाइम शेड्यूल करते हैं, उस अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, क्या किस तरह से तैयारी करनी है। तो वो शेड्यूल बना के चलते हैं, तभी वो कोई काम में सक्सेस होता है। तो वही यहाँ पे देश के संदर्भ में हम समझें तो देश को अपने आगामी समय के लिए क्या करना है, कौन सी योजना बनानी है, किस तरह से कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, तो ये सब है वो पहले डिसाइड कर, कोई भी जो व्यवस्था है देश की वो डिसाइड करती हैं। तो ये एक तरह से जो प्लानिंग बनाती है, जैसे मुझे अगले 2 साल में, 5 साल में क्या करना है, तो ये जो प्लानिंग होती है वही कहलाता है नियोजन। तो आज अपना जो टॉपिक है, टाइटल है, वो है नियोजन के बारे में है, प्लानिंग के बारे में। और डेवलपमेंट है जिसको हम यहाँ पे नीति आयोग के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे आपको जो हाईलाइट है उसको यहाँ पे देखना है कि 1928 में सर्वप्रथम सोवियत रूस ने अर्थव्यवस्था के विकास व वृद्धि हेतु इस प्रक्रिया के तहत नियोजन को स्वीकार किया था। मतलब उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे पहले ये नियोजन यानी प्लानिंग बनाने का ये जो विचार है वो दिमाग में आया था उनके, कि हमें पहले कुछ प्लानिंग बनाए, उसके अकॉर्डिंग ही हम कार्य करें, तो कार्य जो है वो सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से हम जब आगे देखें तो आपको सिर्फ हाईलाइट पे ध्यान देना है। हाईलाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे देश में भी 1950 यानी 1950 में योजना आयोग के गठन के साथ ही नियोजन के इस स्वरूप को स्वीकार किया गया था। जैसे आपको पता है ना, योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और ये प्लानिंग बनाता है भारत की आगामी 5 जैसे पंचवर्षीय योजनाओं को आपने पढ़ा होगा। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, इस तरह के जो पंचवर्षीय योजना होती है, ठीक है ना, उन पंचवर्षीय योजना के यहाँ पे डिसाइडेड मतलब बताए गए हैं कि किस तरह से हमें प्लानिंग बनानी है, इस तरह से कार्य वो सफल होगा। तो यहाँ पे देखना है जो भारत में नियोजन है वो 1950 से स्वीकार किया गया था, 1950 से। और इस को स्वीकार करने के साथ क्या यहाँ पे ध्यान रखा गया था, क्योंकि देश में विद्यमान जो आर्थिक समस्या है, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की गई थी, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमताएं, औद्योगिक व कल कारखानों का विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी को गति देने के लिए इन सब समस्याओं को दूर करने और इनके जो समस्या है इनको निराकरण के लिए आगामी जो समय है वो क्या हो कि एक अच्छे विकसित देश की तरह हो। तो इसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सब दिमाग में रखते हुए जो एक प्लानिंग बनाई थी, ठीक है ना, वो है नियोजन। तो ये नियोजन की बात में शुरुआत हुई है 1950 से, तो ये ध्यान रखना है। तो भारत में 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। हाईलाइट यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नियोजन क्या है, जैसे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ टाइटल के तौर पे। तो नियोजन क्या है, नहीं, व्हाट इज प्लानिंग।
प्लानिंग क्या होती है? तो प्लानिंग जैसे आप समझते हैं तो इसको देखें, सोच समझकर सही दिशा में बढ़ाया गया प्रथम कदम ही नियोजन होता है। जैसे मुझे या आपको समझ लीजिए कि आपको जैसे 12th की तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो इसके लिए आप पहले से क्या डिसाइड करते हो, प्लानिंग बनाते हो कि मुझे इस तरह से पढ़ना है, इतना टाइम रोज़ का पढ़ना पड़ेगा और इस तरह से मैं प्रिपरेशन करूं कि मेरे जो नंबर है बहुत अच्छे आए। तो इस जो प्लानिंग आपने बनाई, उस प्लानिंग के लिए आप जो फर्स्ट स्टेप जो लेते हो, यानी फर्स्ट स्टेप जैसे आगे बढ़ते हो तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है उस प्लानिंग का, वहीं से नियोजन स्टार्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन जो हाईलाइट है वो आपको ध्यान रखना है। सोच समझ कर सही दिशा में उठाया गया पहला कदम नियोजन है, ये शॉर्ट में इसका अर्थ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नियोजन के बारे में आ, हमारी जो योजना आयोग है उसने क्या परिभाषा दी है। तो देखिए, नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है, नियोजन यानी प्लानिंग एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से साधनों का, जो भारत में जो उपलब्ध साधन है उन साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग हो और निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नियोजन की जो परिभाषा योजना आयोग ने दी है कि एक नियोजन ऐसी प्रणाली या ऐसा मेथड है जिसके द्वारा जो देश में जो साधन है जिसको हम अधिक से अधिक लाभ के हित में प्रयोग कर सके और हमारा सामाजिक जो उद्देश्य है वो पूरा हो। तो ये योजना आयोग के द्वारा अपने नियोजन के ऊपर परिभाषा थी। तो इस तरह से आपको इस बारे में एक चीज़ ये जब जो ध्यान रखनी है कि जो योजना आयोग जिसको भारत सरकार ने 1950 में बनाया था, तो ये संविधान के बाद स्थापित हुई प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो निकाय हैं, संगठन है, वह गैर संवैधानिक निकाय हैं। गैर संवैधानिक क्यों? क्योंकि संविधान के बाद इसको एक तरह से कानून बना के इस संस्था को, मतलब इस संगठन को बनाया था। तो ये गैर संवैधानिक निकाय हैं जिसका गठन 1950 में हुआ है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो अब देखिए, प्लानिंग की जब हम बात करें नियोजन की, सबसे पहले भारत में ये विचार किसने दिया है या किस तरह से शुरुआत हुई है, तो इसको लेकर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में प्रथम प्रयास, याद रखेंगे, भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1934 एम विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, आप याद करेंगे जो स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, एम विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो 1934 में इस एम विश्वेश्वरैया ने इसको प्रयास किया था और एक नियोजन की जो प्रणाली है वो समझाई थी इससे प्रथम प्रयास में। तो इस तरह से ये जो कहने का मतलब है, ये पुस्तक आपको ध्यान रखनी है क्योंकि छोटे प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न आने की संभावना रहती है। आगे देखें, जैसे कालांतर में 1944, कालांतर में उस समय की जैसे बात करें तो 1944 में मुंबई योजना, श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना और एम एन राय की जन योजना और 1950 में जयप्रकाश नारायण की जो सर्वोदय जो योजना थी, ये जो प्लानिंग जो मतलब हो रही थी, वह प्लानिंग कहीं ना कहीं इसी दिशा में बढ़ने की बात हो रही थी कि भाई हमें एक नियोजन किया जाना चाहिए, एक प्लानिंग है वो पहले से बनानी चाहिए। तो इसी कदम को ध्यान में रखते हुए, इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियोजन है वो स्थापित हुआ था। तो अब ध्यान रखना है कि नियोजन क्यों, अब नियोजन क्या होता है ये आपने समझ लिया है। अब ये ध्यान रखना है कि नियोजन क्यों, प्लानिंग क्यों जरूरी है, वाई प्लानिंग। तो इसको ध्यान रखना है, हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई को लेकर प्लानिंग बनाते हो, तो आपने प्लानिंग क्यों बनाई? क्योंकि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है ताकि आपको बेहतर मार्क्स आ जाए। या कोई भी प्लानिंग जो भी बनाता है परिवार के सदस्य वगैरह, तो वो काम जो करना चाहता है वो सफल हो जाए, इसके लिए पहले से प्लानिंग पे चलते हैं। तो प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि वे उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे आपको देश के संदर्भ में देखना है, तो हमारे देश में सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम कुछ यहाँ पे हाईलाइट जो पॉइंट है वो देखेंगे कि नियोजन क्यों जरूरी है, नियोजन क्यों, वाई प्लानिंग। तो इसको यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहला जो पॉइंट है ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे जो पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि संसाधनों का समुचित प्रयोग, उसके जिसके उनके अवव्य को रोककर राष्ट्रीय विकास किया जा सके। यानी जो देश में जो भी संसाधन है उनको
सही रूप में और अपव्यय न हो उसका ध्यान में रखते हुए, उसको माइंड में रखते हुए राष्ट्रीय विकास के हित में प्रयोग करना है। कोई भी संसाधन है जो देश के अंतर्गत उपलब्ध हैं तो उनका अपव्यय न हो और उनका उपयोग राष्ट्र हित में हो, इस तरह से प्लानिंग बनानी है। दूसरा जो पॉइंट है, देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना। प्लानिंग क्यों जरूरी? बेरोजगारी को दूर करना, लोगों की सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, मतलब बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर करना भी नियोजन का एक उद्देश्य होता है। फिर जो अपना जैसे फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखें आप, जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 4 पॉइंट है कि आर्थिक असमानता कम करना भी नियोजित विकास का प्रमुख इच्छा है। जो असमानता है, अमीरी गरीबी के बीच में जो भेदभाव है वह कम होगा अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग विकास होगा। तो ये विकास का एक हिस्सा है। प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो इस तरह से गरीब व अमीर के मध्य आर्थिक आधार पर दूरियां कम करना नियोजन का उद्देश्य है। अमीरी गरीबी के बीच में जो फासला है उसको कम करना, ये नियोजन का एक उद्देश्य है। फिर फिफ्थ जो पॉइंट है, संपूर्ण राष्ट्र का विकास। संपूर्ण राष्ट्र का विकास तथा ये राष्ट्र का विकास कब होगा, देश कब डेवलपमेंट होगा, जब उसको देश के लिए प्लानिंग पहले से बनाई जाए कि किस तरह से देश में अलग अलग विकास करना है, कौन से सेक्टर में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और 5 सालों तक के लिए क्या व्यवस्था बनाए रखे कि देश वो आगे बढ़े। तो ये जो हम सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो प्लानिंग होती है। तो राष्ट्रीय विकास तब होगा जब नियोजन होगा, यानी प्लानिंग होगी। हर 5 वर्षीय जैसे योजना होती है, तो इसलिए नियोजन आवश्यक है। नियोजन के माध्यम से सभी प्रांतों व क्षेत्रों को संतुलित विकास किया जाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है और एक तरह से सही तरह से समुचित विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जब हम 6 पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो वो आपको ध्यान रखना है कि आय में वृद्धि, नियोजन किस लिए होता है, लोगों की आय में वृद्धि हो और प्लानिंग के अकॉर्डिंग वे क्या करें, अपने जो अवसर हैं उस अवसरों के अकॉर्डिंग वो बढ़ेंगे, यानी नियोजित प्रयासों के उत्पादन के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर प्लानिंग होगी तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग सभी जगह रोजगार की व्यवस्था हो जाती है, रोजगार मिलेंगे लोगों को, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी लोगों की तो स्वाभाविक रूप में राष्ट्र की भी आय बढ़ेगी, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा। तो ये नियोजन के लिए नियोजन इसलिए होना जरूरी है। 7 पॉइंट यहाँ पे देखें, सामाजिक उन्नति भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। लोग जब उन्नति होंगी, समाज की उन्नति होगी, ठीक है ना, तो राष्ट्र की उन्नति होगी और सामाजिक लेवल है, जो सोशल जो स्टेज होती है, जो परफॉर्मेंस होगी लोगों की, वह भी बढ़ेगी। तो सामाजिक जीवन अच्छा होगा और ये एक तरह से नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है, सामाजिक उन्नति। तो इस तरह से हमने जो ये बात करी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये नियोजन के लिए कि नियोजन क्यों होना चाहिए, तो ये रीजन है जो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें कि सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए नियोजित प्रयासों के लिए योजना निर्माण किया जाना आवश्यक है। जैसे कोई भी सरकार है, उसके पास पावर है, सत्ता है, तो फिर वह खुद प्लानिंग बनाएगी कि हमें सरकार मिली है, हमें सत्ता मिली है, तो हमें किस तरह से काम करें कि लोग संतुष्ट हो। तो इसलिए सरकार और उसके जो अंग हैं वह एक तरह से प्लानिंग बनाते हैं कि हमें 5 साल तक किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह का विकास करना है, ताकि समाज का, लोगों का विकास हो और हम दोबारा एक अपनी सत्ता है वो कायम कर पाएँ। तो इस तरह से ये तो हमने जो अभी पढ़े हैं वो आपको ध्यान रखना है कि नियोजन क्यों ज़रूरत है, तो ये हमने अभी समझा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत में नियोजन के लक्षण क्या हैं, ठीक है ना, लक्षण क्या है, तो किस तरह की व्यवस्था हो सकती है, तो देखना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ केंद्र व राज्यों में सरकारों का शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के द्वारा बदला स्वाभाविक स्वरूप धारण किया जा चुका है। तो हर समय के अकॉर्डिंग सरकार बदलती है और इसमें केंद्र राज्य दोनों शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है और नियोजन की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7 दशकों तक, यानी हमें दशकों तक देखें तो ये हमें विदित होता है कि नियोजन, यानी जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक हमने प्लानिंग बनाई है, 5 वर्षीय योजना बनी है, तो अब तक लगभग 12-13 5 वर्षीय योजना बनी है। तो इस योजनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं हमें इससे प्रॉफिट नज़र आता है कि प्लानिंग से क्या होता है कि देश की हर व्यवस्थाओं को सही तौर पे विकास का एक रास्ता उसे दिया जाता है। मतलब नियोजन ये इसलिए ज़रूरी है कि देश का विकास है वो सही तरीके से हो जाता है। तो ये इसके
जो फ़ायदे हैं इस वजह से नियोजन है वो उसको लागू करना चाहिए और नियोजन प्लानिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे देश में अगर देखें तो योजनागत ढांचे में लक्षणों का कुछ विद्यमान है। प्लानिंग बना रहे तो उसमें कुछ तत्व हैं, तो वो यहाँ पे लक्षण के तौर पे हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अच्छा नियोजन, अच्छा नियोजन है वो राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर देश के लिए एक अच्छी प्लानिंग बनाए, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना की जैसे बात करें, अच्छी प्लानिंग हो कि हमें इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करना है, वहाँ पर ये योजना करनी है और इस तरह की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो इस तरह जो प्लानिंग होती है कि हमें 5 साल तक ये व्यवस्था करनी है, तो ये प्लानिंग होने से लेकिन अच्छा प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग हो, गुड प्लान हो, तब राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र है वो विकास करता है और इस तरह से अच्छी प्लानिंग राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक होती है। तो अब नियोजन के लक्षण के तौर पे पहला देखिए कि नियोजन कैसे समृद्ध हो सकता है। तो उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, देश में जो भी संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। दूसरा, औद्योगिक क्रम में क्रमबद्ध वृद्धि होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तभी देश की उन्नति होगी। और प्लानिंग जो है हमें सोचा रखा कि हमें देश में ये करना है तो वो सब कार्य हो सकता है। कृषि एवं पशुपालन का समांतर विकास, ठीक है ना, कृषि व पशुपालन इन दोनों को एकदम सामंजस्य से रखते हुए दोनों का ही विकास करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो जनसंख्या है वो इस पर निर्भर है। इसलिए प्लानिंग जब बनाती है सरकार, नियोजन बनाती है, तो उसमें कृषि और पशुपालन के संदर्भ में भी अपने दृष्टिकोण रखने हैं, उसी को विकास में रहते हुए जो प्लानिंग है वो बनानी चाहिए। चार जो फोर्थ लक्षण देखें, इलेक्ट्रॉनिक व संप्रेषण क्षेत्र के अंदर तीव्र गति से आगे बढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सेक्टर को बढ़ाना है, जिससे जो नियोजन है वो सही तरह से सफल होता है, हमें सही आंकड़े मिलते हैं और आगे की जो योजना है वो सफल हो पाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और जो संप्रेषण है वो बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखें, शासकीय कार्यतंत्र, नौकरशाही में पारदर्शिता लाना। अच्छा नियोजन एक तरह से क्या हो जाता है कि शासकीय तंत्र होता है, नौकरशाही जो होते हैं, गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, उनके कार्यों में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, यानी पारदर्शिता आती है। तो ये नियोजन का बहुत अच्छा लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में नियोजन को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखें, जैसे कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है, कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर की अगर कोई बात करें तो या फिर अपने जालौर की जैसे कोई बात करें तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और इसकी जगह अगर जयपुर या और कोई बड़ी सिटी की बात करें तो डेवलपमेंट है। तो इस तरह से एक जगह डेवलपमेंट ज़्यादा, एक जगह कम है, तो यहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से ये डिस्टेंस हुआ है। तो नियोजन ऐसा हो, प्लानिंग सरकार ऐसी बनाए कि जहाँ पर विकास नहीं है उनमें विकास की ज़्यादा व्यवस्था की जाए, उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा हो। तो इस तरह की प्लानिंग बनाए कि जो पिछड़े हुए हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिले और वे लाभ प्राप्त करके आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो प्लानिंग का मतलब होता है जिनको ज़रूरत है उनको उस हिसाब से सुविधा मिले, उनको इस तरह की व्यवस्थाएं मिले ताकि देश की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके, प्लानिंग आगे बढ़ सके, नियोजन इस तरह से सफल होगा। एंड नेक्स्ट जो 7 नंबर पॉइंट है बहुत ध्यान रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र का आधुनिकरण व प्रसारण। प्लानिंग सफल भी होगी और लोग उसको महत्व भी देंगे, लोग उस प्लानिंग के लिए अपना योगदान भी देंगे जब लोग पढ़े लिखे हो, लोगों के पास समझ हो कि प्लानिंग है वो किस लिए ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, और प्लानिंग के जो दृष्टिकोण है वो जब लोग समझेंगे तो इसके लोगों का आधुनिकरण होना जरूरी है। यानी शिक्षा का जितना टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी, जितना प्रसार होगा, नियोजन भी उतना ही सफल होगा। तो ये लक्षण है इसका। 8 नंबर है बौद्धिक संपदा का समुचित प्रयोग। जो बुद्धिशील व्यक्ति समाज में है उनका सही दिशा में उनको उपयोग में लेना, उनका जो दृष्टिकोण है वह उन दिशा की ओर लगाना ताकि वे देश के विकास और हित में अपना योगदान दे सके। तो इस तरह से लक्षण की बात की हमने। तो नेक्स्ट ध्यान रखना है, भारत में नियोजन की प्रकृति का उतार चढ़ाव जो होता रहता है। नियोजन का मतलब ये कि कभी जो प्लानिंग बनाई वो सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कभी कम सफल चांसेस होते हैं, कभी ज़्यादा सफल हो जाती है नियोजन की प्लानिंग जो भी है। तो इस तरह से उतार चढ़ाव ये होता रहता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, हम जो बात करें कि नियोजन का विकास से क्या संबंध है, प्लानिंग का डेवलपमेंट से क्या संबंध है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग होगी तो डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लानिंग और डेवलपमेंट दोनों कहीं ना कहीं मिलकर चलते हैं, दोनों मिलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम कोई प्लानिंग बना के चलते हैं तो सफल होने की गारंटी ज़्यादा होती है। मतलब प्लानिंग बनाएंगे तो इस तरह से जो कार्य है वो पूर्ण रूप में सही होगा, यानी डेवलपमेंट होगा। तो प्लानिंग और डेवलपमेंट दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध है, यानी नियोजन का विकास से गहरा संबंध है। तो इसको देखें यहाँ पे हाईलाइट, आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है।
आप में अगर इकोनॉमी सेक्टर को देखें तो हम प्लानिंग क्यों बनाते हैं, नियोजन क्यों बनाते हैं? राष्ट्र के विकास के लिए, क्योंकि आर्थिक स्तर को डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए नियोजन एक बेहतर लक्ष्य है, इसको पूरा करना राष्ट्रीय विकास के हित में होता है। तो सहभागी तथा उत्तरदायित्व प्रबंध विकास की प्रथम सीढ़ी है। सहभागी तथा उत्तरदायित्व प्रबंध विकास की प्रथम सीढ़ी, यानी जब लोग प्लानिंग बना रहे हैं या देश कोई प्लानिंग बना रहा है तो इसके लिए सब सहभागी रूप में उस प्लानिंग में अपना योगदान देंगे, तभी योजना सफल होती है। और नियोजन संसाधनों व प्रशासनों को सहभागी और उत्तरदायी बनाता है। जो प्लानिंग होती है वह संसाधनों व प्रशासन को सहयोगी व उत्तरदायी बनाता है, क्योंकि कोई भी प्लानिंग बनानी है तो उसके लिए सभी मिलकर सहयोग करेंगे, और जो संसाधन है उस देश में उसका भी उस प्लानिंग में महत्व होता है, क्योंकि ये मिलकर ही कोई भी प्लानिंग यानी योजना है वो सफल हो पाती है। तो इसी तरह महात्मा गांधी जी ने नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास बताया। मतलब नियोजन तभी सफल होगा जब देश के ऊपरी हिस्से का विकास नहीं हो, देश का न्यूनतम क्षेत्र है या कह सके कि वह अंतिम व्यक्ति जो देश के किसी कोने में उसका भी विकास हो रहा है, वह भी नियोजन से लाभान्वित हो रहा है, तभी नियोजन है वो सफल हो पाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो, इसके लिए क्या हो, विकेंद्रीकरण हो। शक्ति है वो एक ही जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शक्ति सत्ता एक जगह केंद्रित ना होकर उसका विकेंद्रीकरण हो, ताकि हर जगह जो है ये नियोजन है वो सफल हो सके। क्योंकि अगर शक्तिशाली केंद्र हैं तो इस वजह से बाकी जो जनता है उनके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं रह पाता है। और अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये एक उदाहरण है विकेंद्रीकरण का। इससे क्या होता है कि हर व्यक्ति को उसकी शासन व्यवस्था में प्रशासन में भागीदारी का अवसर मिलता है, तो वह अपने अकॉर्डिंग अपने जो कह सके योजना के यानी अपने बढ़ने के जो अवसर है वो मांग सकता है, यानी अपनी योग्यता के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा अपनी जो व्यवस्था है वो विकसित कर सकता है, यानी डेवलपमेंट में वो भी योगदान दे सकता है। तो इस तरह से नियोजन है वह सभी के मिलकर चलने वाली प्रक्रिया होती है, सबका सहयोग जरूरी होता है। तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखें कि मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, यानी सब मिलकर चलेंगे तो सबके विकास सफल होने की गारंटी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए नियोजन का मतलब ये है, पहले प्लानिंग एंड नेक्स्ट जो सक्सेस होना है वो सफल है, गारंटी है वो तभी मिल पाती है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये नारा इसी व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। विकास के मायने लोगों के जीवन स्तर में उन्नति से होते हैं, जितना उन्नति डेवलपमेंट होगा उन्नति भी होगी। आज हम दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़े नजर आते हैं, हम भी दूसरे देशों के जो विकसित थे उनके बराबर कंधा मिला के चलते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे। प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था होती है, नियोजन से हम जो चलते हैं तो सफलता होने की गारंटी ज़्यादा रहती है। विकास के नियोजन प्रयासों में आप ध्यान रखना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई। तब से लेकर 2015 तक योजना आयोग है वो नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, देश के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और इस तरह से नियोजन के कार्य में बहुत सा योगदान दिया। तो योजना आयोग के ये प्रयासों को हम यहाँ पे देश के विकास और अर्थव्यवस्था में देखते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग ने 1950 से लेकर 2015 तक देश के विकास और उन्नति के लिए नियोजन प्लानिंग के तौर पे कार्य किया, और अब 2015 से योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग, नई संस्था का स्थापना हुई, वह है नीति आयोग। ठीक है ना? और नीति आयोग विकास के नियोजन को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, यानी जो कार्य योजना आयोग का था उससे और विकसित कह सकते व्यापक क्षेत्र में है, अब नीति आयोग वह कार्य करेगी। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पे नीति आयोग है जो 2015 से स्थायित्व में है। और ध्यान रखना आपको नीति आयोग जो है, ठीक है ना, ये आपके जैसे जब पढ़ेंगे, जैसे अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि नीति आयोग है वो देश के लिए एक थिंक टैंक के तौर पे कार्य करता है। देश के लिए योजना प्लानिंग और जो विकसित होने के लिए जो सोर्स है वह एकत्रित करने का कार्य करता है, देश के लिए मार्गदर्शन यानी इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए योगदान देता है। तो इसलिए नीति आयोग एक इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो नीति आयोग का वैसे इंग्लिश ट्रांसलेट फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। तो ये जो अपना जो इससे आगे वाला यानी जो अपने ये जो लेसन है, फर्स्ट लेसन 4th यूनिट का, इसके 2 पार्ट होंगे। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है ये भी हम समाप्त करते। नेक्स्ट वीडियो में हम नीति आयोग और
न्यूज़न के बारे में और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तब तक आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप अगर इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड thank you very much for watching the video, and like, share, subscribe mostly, and share more again, ठीक है ना। thank you and have a nice day।